आज हम उस कंपनी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं जिसने भारत में मतलब किराने का सामान खरीदने का पूरा तरीका ही बदल दिया। बिग बास्केट की बात हो रही है। हाँ, बिग बास्केट भारत का पहला और शायद सबसे बड़ा ऑनलाइन सुपरमार्केट 2011 में शुरू हुई थी ये कंपनी। और आज देखिए 30 से ज्यादा शहरों में है। बिल्कुल। और हर महीने सुना है 1.5 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर संभाल रहे हैं ये लोग। और अब तो टाटा समूह का हिस्सा भी है। ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। सही कहा। हमारे पास जानकारी भी काफी है इस पे बात करने के लिए। केस स्टडीज हैं, विकिपीडिया से कुछ फैक्ट्स हैं। हाँ, को फाउंडर विपुल पारेख के कुछ इंटरव्यू भी देखे मैंने, उनसे काफी इंसाइट्स मिलती हैं। हाँ, और कुछ स्टार्टअप एनालिसिस, कंपटीशन से तुलना, ये सब भी हैं। तो मसाला पूरा है। बिल्कुल। तो आज कोशिश ये रहेगी कि बिग बास्केट के पूरे सफर को समझें। मतलब शुरू कैसे हुए, सप्लाई चेन में क्या खास किया, वो क्विक कॉमर्स वाला मोड़ कैसे आया। हाँ वो भी, और अभी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और टाटा के आने के बाद आगे क्या लगता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी शुरू होती है 2011 में। वीएस सुधाकर, हरि मेनन, कौन कौन थे वो फाउंडर्स? हाँ, वीएस रमेश, विपुल पारेख और अभिनय चौधरी भी थे। मतलब ये वो टीम थी जिन्होंने वो शुरुआती, आप कह सकते 2000 वाला .com बबल देखा था, झेला था। हाँ, fabmart.com का अनुभव था इनके पास पहले से। बिल्कुल। तो वो सीख लेकर इन्होंने बिग बास्केट की नींव रखी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार ऑनलाइन कुछ कर रहे थे। सही। तो फंडिंग कैसे मिली शुरुआत में? शुरुआत में देखिए, असेंट कैपिटल से फंडिंग मिली, करीब $10 मिलियन, जो उस समय के हिसाब से मतलब ठीक ठाक शुरुआत थी। हाँ, वो तो जरूरी था शुरू करने के लिए। बिल्कुल। और फिर बाद में बड़े इन्वेस्टर्स आए, जैसे अलीबाबा ग्रुप, चीन वाला। हाँ, तो उनके निवेश से फिर कंपनी बढ़ी और 2019 तक तो मतलब यूनिकॉर्न बन गई। 1 बिलियन वैल्यूएशन पार, और ग्रोथ जबरदस्त रही। आंकड़े बताते हैं कि FY15 से FY19 सिर्फ 4-5 साल में रेवेन्यू 16 गुना बढ़ गया। 16 गुना, ये दिखाता है कि मार्केट कितनी तेजी से इसे अपना रहा था। हाँ, और जनवरी 2023 तक वो 30 से ज्यादा शहरों में थे, 1.5 करोड़ ऑर्डर हर महीने। ये स्केल बहुत बड़ा है ग्रोसरी के लिए। फिर वो बड़ा मोड़ आया मई 2021 में, टाटा डिजिटल। हाँ, टाटा समूह की एंट्री, उन्होंने 64% हिस्सा खरीद लिया। तो एक तरह से बिग बास्केट अब टाटा का हो गया। और फिर दिसंबर 2022 में टाटा डिजिटल ने $200 मिलियन और डाले। अच्छा, और निवेश? हाँ, जिससे वैल्यूएशन पहुंच गई $3.2 बिलियन। तो टाटा का भरोसा साफ दिखता है इसमें। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो ग्रोसरी ई कॉमर्स की रीढ़ है, सप्लाई चेन। सुना है शुरुआत में यहाँ काफी दिक्कतें थी बिग बास्केट को। हाँ, शुरुआत में थी। देखिए, उनके पास सिस्टम्स तो थे, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए OMS, वेयरहाउस के लिए WMS, ट्रांसपोर्ट के लिए TMS। लेकिन वो अलग अलग काम करते थे, साइलो में। बिल्कुल। जैसे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट जो आपस में ज्यादा बात नहीं करते, तो तालमेल की कमी थी। डेटा कभी यहाँ लीक हो रहा है, कभी वहाँ। और इसका असर सीधा डिलीवरी पर पड़ता होगा, देरी होती होगी। हाँ, देरी होती थी, गलतियां होती थी, और इससे कॉस्ट भी बढ़ती थी और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब होता था। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? कोई ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशन लिया या खुद कुछ बनाया? यहीं पर उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने अपना खुद का सिस्टम बनाया, टाटा बीवे मैट्रिक्स। बीवी मैट्रिक्स, अच्छा। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम था। इसने वो OMS, WMS, TMS सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। तो एक ही सिस्टम सब कुछ देख रहा था। एक तरह से हाँ, ये इन तीनों सिस्टम्स को आपस में बात करने लायक बनाता था। इसने वो अलग थलग काम करने वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया। तो इसके खास फीचर क्या थे? मतलब इसने क्या किया जिससे वो 99.9% ऑन टाइम डिलीवरी जैसी बातें होने लगी? देखिए, इसका कमाल इंटीग्रेशन में था। OMS सारे ऑर्डर्स चाहे ऐप से आए, वेबसाइट से एक जगह लाता था, रियल टाइम ट्रैकिंग देता था, गलतियां कम हो गईं। ठीक है। WMS ने बताया कि कौन सा माल कितना है, कहाँ रखा है, बिल्कुल रियल टाइम में। तो स्टॉक खत्म होना या ज्यादा भर जाना, ये सब कम हो गया। वेयरहाउस के काम ऑटोमेट हो गए। और TMS, ट्रांसपोर्ट वाला? TMS ने रूट ऑप्टिमाइज किए। मतलब ट्रैफिक कैसा है, डिलीवरी का टाइम स्लॉट क्या है, इन सब को देखकर सबसे अच्छा रास्ता चुनना। गाड़ियों की रियल टाइम ट्रैकिंग। सबसे बड़ी बात, ये तीनों सिस्टम अब डेटा शेयर कर सकते थे। तो सिस्टम को पता था कि ऑर्डर क्या है, माल कहाँ है और ग्राहक तक सबसे जल्दी और सस्ते में कैसे पहुंचाना है। ये तालमेल ही असली गेम चेंजर था। कमाल है। और कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट चीजें भी की उन्होंने, जैसे वो स्लॉट वाली डिलीवरी। हाँ, स्लॉटेड डिलीवरी उस समय काफी नई थी। कस्टमर अपनी सुविधा से टाइम चुन सकता था।
और वो तुरंत रिटर्न वाला? हाँ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इंस्टेंट रिटर्न। डिलीवरी के टाइम ही अगर कुछ पसंद नहीं आया तो तुरंत वापस और रिफंड। इसने भरोसा बनाने में बहुत मदद की। फिर डार्क स्टोर्स का कॉन्सेप्ट लाए वो, छोटे शहर के अंदर वेयरहाउस जैसे, जिनसे क्विक डिलीवरी हो सके। लोकेशन इंटेलिजेंस यूज किया। इन सब का नतीजा क्या रहा आंकड़ों में? नतीजे बहुत अच्छे थे। ऑन टाइम डिलीवरी रेट 99.9% तक पहुंच गया, सामान की अवेलेबिलिटी 96.5% और फिल रेट, मतलब जो ऑर्डर किया वही मिला, WSYIG, वो 99.8%। वाह! इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो बढ़ी ही, कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत सुधर गया। उन्होंने खेती की मॉनिटरिंग के लिए क्रोपिन से भी पार्टनरशिप की, सप्लाई चेन को और मजबूत करने के लिए। सप्लाई चेन तो सेट हो गई, लेकिन फिर मार्केट में एक नया बवंडर आया, क्विक कॉमर्स। 10-15 मिनट में डिलीवरी। हाँ, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे बिल्कुल नए खिलाड़ी आ गए और बहुत तेजी से। तो बिग बास्केट, जो अपनी शेड्यूल डिलीवरी के लिए जाना जाता था, उसने इस पर कैसे रिएक्ट किया? सुना है थोड़े धीमे रह गए थे वो। हाँ, ये बात को फाउंडर विपुल पारेख ने खुद मानी है एक इंटरव्यू में। वो कहते हैं कि हाँ, हम थोड़े धीमे थे इसे पकड़ने में। वजह? 2 मुख्य वजहें बताई उन्होंने। एक तो वो उस समय किसी और कंपनी को खरीदने की कोशिश में लगे थे। वो डील हुई नहीं, पर उसमें उनका ध्यान और रिसोर्स काफी लग गया। अच्छा। और दूसरी वजह थी टाटा के साथ इंटीग्रेशन। वो अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस था जिसमें कंपनी की काफी एनर्जी जा रही थी। लेकिन अब लगता है फोकस पूरा क्विक कॉमर्स पर आ गया। बीबी नाउ लॉन्च किया है उन्होंने। बिल्कुल, अब पूरा जोर उसी पर है। बीबी नाउ उनकी क्विक कॉमर्स सर्विस है और विपुल पारेख का कहना है कि प्लान तो ये है कि आगे चलकर सब कुछ उनकी सब्सक्रिप्शन वाली बीबी डेली सर्विस भी एक ही क्विक कॉमर्स ऑफरिंग में आ जाए। सब कुछ 15-20 मिनट में। शायद यही विजन है। उनका मानना है कि कस्टमर अब यही चाहता है। अभी उनका मार्केट शेयर क्विक कॉमर्स में करीब 10-12% बताया जाता है। इसे वो बढ़ाना चाहेंगे, जाहिर है। पारेख ने भारत में क्विक कॉमर्स के चलने की कुछ खास वजहें भी बताई थी, है ना? हाँ, और ये समझना जरूरी है। उनके हिसाब से 3 मेन फैक्टर हैं भारत में। पहला, शहरों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, मतलब कम जगह में ज्यादा लोग, तो डिलीवरी आसान हो जाती है, कॉस्ट कम रहती है। सही। दूसरा, यहाँ बड़े सुपरमार्केट या रिटेल स्टोर का घनत्व, खासकर रिहायशी इलाकों में, वेस्टर्न देशों जैसा नहीं है, कम है। तो लोगों के लिए ऑनलाइन मंगाना ज्यादा आसान है बजाय स्टोर तक जाने के। बिल्कुल। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, यहाँ लेबर कॉस्ट, मतलब डिलीवरी करने वालों की लागत, दुनिया में सबसे कम में से है। अच्छा। तो ये तीनों चीजें, हाई डेंसिटी, लो रिटेल पेनिट्रेशन और लो लेबर कॉस्ट, ये कॉम्बिनेशन क्विक कॉमर्स को यहाँ फाइनेंशियली वायबल बनाता है, जबकि शायद दूसरी जगहों पर उतना ना हो। दिलचस्प है। और अब वो सिर्फ ग्रोसरी पर नहीं रुकना चाहते। आपने कहा हॉरिजॉन्टल कॉमर्स की बात हो रही है। हाँ, मतलब सिर्फ एक वर्टिकल ग्रोसरी में नहीं, बल्कि कई कैटेगरीज में जाना। और यहाँ टाटा इकोसिस्टम उनकी मदद करेगा। कैसे? सोचिए, टाटा के पास क्रोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वेस्ट साइड है फैशन के लिए, टाइटन है घड़ी और ज्वेलरी के लिए, 1mg है फार्मेसी के लिए। तो इन सबको बिग बास्केट प्लेटफॉर्म पे लाने का प्लान है। यही रणनीति लगती है। ग्रोसरी जो लोग बार बार खरीदते हैं, उससे कस्टमर को प्लेटफॉर्म पे लाओ और फिर उन्हें बाकी चीजें भी बेचो। ये तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को सीधी टक्कर देने जैसा हुआ। एक तरह से हाँ, लेकिन टाटा के अपने ब्रांड्स और नेटवर्क के साथ ये उनकी यूएसपी हो सकती है। चलिए अब इनके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आते हैं। मेन मॉडल तो इन्वेंट्री वाला है, मतलब खुद माल रखते हैं ये। हाँ, कोर मॉडल वही है। डायरेक्ट किसानों से, ब्रांड से खरीदते हैं, अपने बड़े वेयरहाउस में रखते हैं और फिर डिलीवरी करते हैं। इससे क्वालिटी पर कंट्रोल रहता है। लेकिन हाइपर लोकल भी है कुछ? हाँ, एक हाइपर लोकल मॉडल भी चलाते हैं, जहां आसपास की दुकानों से पार्टनरशिप करके डिलीवरी करते हैं। ये शायद बीबी नाउ जैसी तेज डिलीवरी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता होगा। और इनके अपने ब्रांड्स फ्रेशो, बीबी रॉयल, बीबी पॉपुलर, वो कितने चलते हैं? वो बहुत बहुत जरूरी है इनके लिए। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 35% रेवेन्यू इन्हीं प्राइवेट लेबल से आता है। 35%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, फ्रेशो ताजे फल सब्जी के लिए, बीबी रॉयल प्रीमियम राशन के लिए और बीबी पॉपुलर रोज के सामान के लिए एक सस्ता ऑप्शन। इससे मार्जिन तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही वो मार्केट में जो गैप्स हैं उन्हें भी भर पाते हैं। और वो फिजिकल स्टोर फ्रेशो नाम से क्यों खोले? ऑनलाइन कंपनी का ऑफलाइन जाना? ये उनकी ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मौजूदगी। उनका मानना है कि खासकर फल सब्जी जैसी चीजें लोग अभी भी देखकर, छूकर लेना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये स्टोर एक टच पॉइंट देते हैं, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाते हैं
और शायद ऑनलाइन ऑर्डर के पिकअप पॉइंट की तरह भी काम करते होंगे। प्लान क्या है इन स्टोर्स को लेकर? प्लान बड़ा है। 2026 तक 10 बड़े शहरों में 800 फ्रेशो स्टोर खुलने का लक्ष्य है और इनसे 12,000 करोड़ रुपए की बिक्री का टारगेट। 800 स्टोर, ये तो काफी महत्वाकांक्षी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है? रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं ये? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलजुली है। FY24 के जो कंसोलिडेटेड आंकड़े आए हैं, उनमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए के पार गया है, 10,061.9 करोड़। पिछले साल से ज्यादा? हाँ, FY23 से करीब 6.27% ज्यादा। अच्छी बात यह है कि घाटा कम हुआ है। कितना? FY24 में घाटा रहा 1,415 करोड़, जबकि FY23 में 1,785 करोड़ था, तो करीब 20-21% की कमी आई है घाटे में। घाटा कम होना अच्छी बात है, पर 1400 करोड़ का घाटा अभी भी बहुत बड़ा है। क्विक कॉमर्स में आखिर पैसा बनाना इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल तो है, विपुल पारेख ने भी माना है ये। क्विक कॉमर्स में हर ऑर्डर का साइज छोटा होता है, मार्जिन पतले होते हैं और हर डार्क स्टोर का अपना खर्चा होता है। लेकिन घाटा कम होना और EBITDA मार्जिन सुधरना, जो FY23 में -14% था और FY24 में -9.39% हो गया, ये दिखाता है कि वो कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। तो सही दिशा में जा रहे हैं, पर मंजिल अभी दूर है। कहा जा सकता है प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक चैलेंज है। और कंपटीशन? Amazon फ्रेश, जियो मार्ट, ब्लिंकिट जो अब जोमेटो का है, जिप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बाप रे कितने सारे नाम हैं। इनके सामने बिग बास्केट कहाँ खड़ा है? खासकर Amazon फ्रेश से तुलना करें तो मुकाबला बहुत बहुत तगड़ा है। एक एनालिसिस मैंने पढ़ा जो बिग बास्केट और Amazon फ्रेश की तुलना करता है। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। जैसे कि बिग बास्केट की ताकत बताई गई है ताज़े फल सब्जियों की क्वालिटी में, उनके अपने प्राइवेट लेबल्स फ्रेशो, बीबी रॉयल में, और जो भारतीय घरों का रोज का राशन होता है, दाल, चावल, आटा, उसकी रेंज में। इन चीज़ों में वो अक्सर Amazon से बेहतर माने जाते हैं। और Amazon फ्रेश कहाँ बेहतर है? Amazon की पहुंच ज्यादा शहरों तक है, 270 से ज्यादा शहर, जबकि बिग बास्केट अभी 30-40 बड़े शहरों पर ही फोकस्ड है। हाँ, ये तो बड़ा फर्क है। और अगर आपको ब्रांडेड सामान चाहिए या इंपोर्टेड सामान, तो Amazon पर शायद ज्यादा वैरायटी मिले। कस्टमर सर्विस के मामले में भी Amazon की इमेज थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट और भरोसेमंद मानी जाती है। और कीमत? सस्ता कौन है? वो डिपेंड करता है। अगर किसी के पास प्राइम मेंबरशिप है तो Amazon पर अक्सर कम ऑर्डर पर भी फ्री डिलीवरी मिल जाती है। बिग बास्केट पर शायद ज्यादा का ऑर्डर करना पड़े या उनकी BB स्टार मेंबरशिप लेनी पड़े। तो क्या करना चाहिए ग्राहक को? समझदारी शायद इसी में है कि दोनों को यूज किया जाए। ताज़ी चीज़ों के लिए बिग बास्केट और बाकी ब्रांडेड या खास सामान के लिए Amazon फ्रेश। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? IPO की बात तो चली रही है। हाँ, CEO हरी मेनन ने कंफर्म किया है अगले 12 से 24 महीने में, मतलब 2025-26 तक IPO लाने का प्लान है। लेकिन उससे पहले कुछ टारगेट रखे हैं उन्होंने? हाँ, टारगेट है $3 बिलियन का सालाना रेवेन्यू, यानी करीब 25,000 करोड़, और साथ ही 4-5% का पॉजिटिव EBITDA मार्जिन। मतलब अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, प्रॉफिट पर भी है। बिल्कुल, IPO से पहले ये आंकड़े हासिल करना जरूरी होगा। टाटा के अंडर आने से उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में क्या फर्क आया है? विपुल पारेख के इंटरव्यू से लगता है कि टाटा का नजरिया बहुत लॉन्ग टर्म वाला है। वो हर तिमाही के नतीजों का या तुरंत मार्केट शेयर बढ़ाने का प्रेशर नहीं डालते। अच्छा। उनका जोर रहता है एक मजबूत, भरोसेमंद ब्रांड बनाने पर, कस्टमर को सबसे ऊपर रखने पर, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने के सही तरीकों पर। ये VC फंडेड स्टार्टअप कल्चर से तो अलग है। हाँ, काफी अलग। जहां VC अक्सर जल्दी एग्जिट या तेज ग्रोथ चाहते हैं, टाटा स्थिरता और लंबी रेस पर फोकस करता है। ये बिग बास्केट को एक तरह की सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक गहराई देता है। तो संक्षेप में देखें तो बिग बास्केट ने भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी की शुरुआत की, BB मैट्रिक्स जैसी तकनीक से सप्लाई चेन को सुधारा, फिर क्विक कॉमर्स की लहर का सामना किया, उसमें कूदे, और अब टाटा के साथ मिलकर IPO की तैयारी कर रहे हैं। वाकई एक पूरा चक्कर पूरा हुआ है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कंपनी ही कहानी है जो रुकी नहीं, बदलती रही, बाजार के दबाव देखे, टेक्नोलॉजी अपनाई, बड़े रणनीतिक फैसले लिए। प्राइवेट लेबल पर उनका फोकस, फिजिकल स्टोर खोलना, और अब क्विक कॉमर्स पर पूरा दाव लगाना। हाँ, ये सब दिखाता है कि वो सर्वाइव करने और ग्रो करने के लिए कितने फ्लेक्सिबल रहे हैं। और टाटा का आना वो सिर्फ पैसा नहीं लाया, एक विजन और स्टेबिलिटी भी लाया है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या बिग बास्केट टाटा के पूरे इकोसिस्टम
क्रोमा, वेस्टसाइड, टाइटन, 1mg, इन सब के साथ मिलकर सिर्फ ग्रोसरी में लीडर नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारतीय ई कॉमर्स का नक्शा बदलेगा। क्या ये टाटा के उस सुपर ऐप विजन का एक अहम हिस्सा बन पाएगा? हाँ, या फिर ये जो गला काट कॉम्पिटिशन है और प्रॉफिट बनाने की जो चुनौती है वो इस बड़े सपने के आड़े आ जाएगी? ये सवाल तो है, और इसका जवाब देखना वाकई दिलचस्प होगा आने वाले सालों में। इस पर सोचा जा सकता है।